हम्म। अच्छा, ग्लूकोज को टूटना कैसे करना है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस सेल के किस भाग में होता है? बिना कॉपी देखे बताना है। सेल के किस भाग में होता है ग्लाइकोलाइसिस? पिछले दिन पढ़ाया था ना हमने। रिमोट 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 किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में कितना ग्लूकोज बनता है? 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कितना एटम? हम्म 2 मोल क्या बनता है? एटीपी। ठीक है। और इसमें क्रेब साइकिल में 36 मोल। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? कैसा स्ट्रक्चर होता है? रॉड शेप होता है। सेल के किस पार्ट में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के किस पार्ट में पाया जाता है? अरे सेल का 3 भाग होता है ना जी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, उतना याद कर लेना है अच्छे से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर कहीं हो रहा हो तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? अवायवीय श्वसन कहीं हो रहा हो तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में एटीपी और वाटर। ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा हो तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? वायवीय श्वसन का एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सब याद नहीं किए थे आप लोग? लंग्स से जुड़े एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फेफड़ों के साथ क्रम में बताना है कि कैसे गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन बॉडी में होता है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद विंड पाइप, विंड पाइप के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज इसमें से कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। कहाँ होगा? एल्वियोलाई में। वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? लैरिंग्स को। फ्रॉग जब हाइबरनेशन स्टेज में होगा तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन, और जब एक्वेटिक रीजन में होगा तब गिल्स कि बुक गिल्स? बुक गिल्स। और टेरेस्टेरियल रीजन में बुक लंग्स होगा। और फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होगा। ठीक है। फिश में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? फिश में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हम लोगों में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कितना होता है 100 ml ब्लड में? प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 16 ग्राम। कितना होगा? 12 से 16 ग्राम। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कॉकरोच जो होता है उसका श्वसन वर्णक क्या है? हीमोलिम्फ। क्या? हीमोलिम्फ। उस कारण से उसका ब्लड कैसा अपीयर होता है? व्हाइट। ऑक्टोपस का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, उसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। चलिए ठीक है। अब देखो डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या है। अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। देखो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं? इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन क्यों किया जा रहा है? ताकि ये ग्लूकोज क्या हो सके? ब्रेक डाउन हो सके, यानी ग्लूकोज जो हो वो विखंडित हो, टूटे। इसलिए ना हो रहा है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज हम लोगों के सेल के किस भाग में टूटता है? बताओ। साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म। जिसको यहां लिख देते हैं। मान लो ये ग्लूकोज सबसे पहले टूटा कहाँ? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बताइए? ग्लाइकोलाइसिस इसे कहेंगे ना जी। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो यह ग्लूकोज किस रूप में बदल जाता है? पाइरूवेट। किस रूप में बदलेगा? पाइरूवेट। ग्लूकोज कितना कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। लिखते हैं ना C6H12O6। कैसा सेक्राइड शुगर है? तो मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा किस में? पाइरूवेट में।
ग्लूकोज का ही सिंपलर फॉर्म क्या कहलाता है? पायरुवेट। पायरुवेट में कितना कार्बन एटम होगा? तो 3 कार्बन एटम। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम और पायरुवेट 3 कार्बन एटम। उसके बाद यह ग्लूकोज हम लोगों के सेल के किस भाग में टूटेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताओ रेस्पिरेशन जो होगा उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल कहेंगे। यानी क्रेब साइकिल जो होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा कि एब्सेंस में होगा? प्रेजेंस में होगा। हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को जो ऑब्टेन होगा वह क्या मिलेगा हम लोग को? एटीपी। एटीपी कितना मोल हो जाएगा? टोटल 38 मोल। ग्लाइकोलाइसिस वाला 2 मोल ऐड हो गया है। ठीक है, 36 क्रेब साइकिल से बना और ग्लाइकोलाइसिस का 2 मोल एटीपी ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 38 मोल एटीपी। प्लस क्या मिलेगा हम लोगों को? वाटर। और क्या मिलेगा हम लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्रेब साइकिल का इक्वेशन। दूसरा, इसी रेस्पिरेशन का एक टाइप होता है जो कि कहाँ होता है? ईस्ट में। ईस्ट का नाम सुने हो? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? खमीर। क्या कहते हैं? खमीर। तो जो खमीर होता है ईस्ट, ईस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा कि एनएरोबिक? एनएरोबिक करेगा, अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कि एब्सेंस में? एब्सेंस में। यानी ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर? एब्सेंट होगा। तो जब ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यह क्या बनाएगा? इथेनॉल। क्या बनाएगा? इथेनॉल। प्लस क्या बनेगा? एटीपी। प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? फर्मेंटेशन में। ईस्ट का प्रयोग करा जाता है फर्मेंटेशन, किण्वन में किया जाता है। जहां कहीं भी अल्कोहल बनाने की जरूरत होगी, जो अल्कोहल पीने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो शराब बनाने वाली कंपनियां अल्कोहल बनाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? ईस्ट का प्रयोग करती हैं। या फिर किसी भी चीज को सड़ाना हो, ब्रेड को स्पॉन्जी बनाना हो, केक तैयार करना हो, तो हर एक जगह किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट को। ईस्ट क्या काम करेगा? तो जिस पदार्थ में जाएगा उस पदार्थ को यह सड़ाना शुरू कर देगा, स्पॉइल्ड करना शुरू करेगा, और स्पॉइल्ड होते होते वहां पर इथेनॉल जो होगा वो बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या बनाएगा? इथेनॉल। प्लस क्या बना? क्वेश्चन कई बार आया है कि अंगूर को खट्टा करना फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का किया जाता है। तो ईस्ट ने बनाया इथेनॉल, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का एक तीसरा तरीका होता है कहां पर? हम लोगों के मसल्स में। ठीक है, मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में कब होगा? जब हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा। शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग, शरीर में लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन घट जाता है। ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? शरीर में कम हो जाएगा। तो वर्क जब हम लोग ज्यादा करेंगे तो शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और लिमिटेड एनर्जी बन रहा हो तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? हांफना शुरू कर देते हैं, यानी नाक के साथ साथ मुंह से भी हवा लेना शुरू कर देते हैं। तो जब नाक के साथ मुंह से हवा लेना शुरू करते हैं तो उस दौरान रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? हम लोगों के मसल्स में, मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के बॉडी में कम होगी। और जब मसल्स रेस्पिरेशन करेगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यह तैयार करता है कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी। इस लैक्टिक एसिड से बीपीएससी 66वीं ने क्वेश्चन पूछा था, 66 बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सी विकिरण का प्रयोग करता है? विच रे इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड विच स्टोरेज आफ्टर एक्सरसाइज? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये लैक्टिक एसिड के कारण काम क्या करेगा? ये मस्कुलर क्रैम्पिंग। क्या करेगा? मस्कुलर क्रैम्पिंग। यानी मांसपेशियों में क्या होगा? खिंचाव होगा, दर्द होगा। और इस मस्कुलर क्रैम्पिंग को ठीक करने के लिए डॉक्टर कौन सी किरण का प्रयोग करता है? तो याद रखना है इंफ्रारेड रे। किसका करेगा? इंफ्रारेड रे का प्रयोग डॉक्टर जो होता है वो करता है। अवरक्त किरण इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड रे के द्वारा मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ता है डॉक्टर। ये प्रश्न बीपीएससी 66 ने पूछा था। समझ गए? तो ग्लूकोज के टूटने का यही 3 तरीका होता है। पहला ग्लूकोज कहां पर टूटा? हम लोगों के साइटोप्लाज्म में। प्रक्रिया का नाम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पायरुवेट में। पायरुवेट से ज्यादा एनर्जी मिलने वाला है नहीं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटेगा कब? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, वायवीय श्वसन हो रहा है। तो बाई प्रोडक्ट क्या मिला? एटीपी, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का तीसरा मोड कहाँ है? ईस्ट में। तो ईस्ट कैसे करेगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा। तो बाई प्रोडक्ट इथेनॉल, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड। और मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
इसको हिंदी में लिखना मुश्किल है, ये इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ हिंदी तो है नहीं करने वाला, है? किसका हिंदी करे बताओ? तुमको नहीं कह रहे हैं, इसमें कुछ हिंदी करने वाला देखो। ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस ही कहते हैं, पाइरुवेट पाइरुवेट ही कहलाता है, बस टर्म इंग्लिश में है, प्रोनाउंसिएशन सबका हिंदी इंग्लिश। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, ईस्ट को खमीर कहते हैं, तो इसका आप कर सकते हो इसको, लेकिन खमीर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, ईस्ट जल्दी याद हो जाता है। मसल्स को मांसपेशी कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्पिंग मतलब मांसपेशियों में दर्द। इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरण। हो गया? चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा। इतना हो गया ना? हेडिंग बनाना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। लिखिएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू another cell
of the body occurs by circulatory system. हिंदी वाले लोग लिखेंगे आवश्यक पदार्थों का शरीर के एक कोशिका से आवश्यक पदार्थों का शरीर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक आवश्यक पदार्थों का शरीर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक परिवहन आवश्यक पदार्थों का शरीर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक परिवहन परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कहलाता है। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, हम लोगों के बॉडी में जितने सारे मटेरियल्स हैं सब एक दूसरे स्थान पर लगातार क्या कर रहे हैं, मूव होते रहते हैं। जैसे आपने ब्रीदिंग किया तो आपके लंग्स में क्या आता है, एयर आता है, तो एयर तो कहाँ आया, फेफड़ों में ही ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खत्म कहाँ हो जाता है, फेफड़ा के पास आकर के नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ, लंग्स से आकर के क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो आपने एयर अपने लंग्स में लिया था, उस एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, शरीर के सारे सेल में चला गया। बॉडी में जितना सारा सेल है गया कि नहीं गया वहां ऑक्सीजन, कौन लेकर के गया, तो ब्लड लेकर के गया। दूसरा एक एग्जांपल है कि जब आपने फूड का डाइजेशन किया तो डाइजेशन खत्म कहां पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। छोटी आंत के किस भाग में खत्म हुआ, इलियम में। अब इलियम से ग्लूकोज जो है वो उठ करके कहां चला गया, बॉडी के सारे सेल में चला गया। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के, लेकिन वहां से ग्लूकोज कैरी होकर के बॉडी के सारे सेल में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के बॉडी में सर्कुलेशन का काम तो चल रहा है। ठीक है, सेल आपका प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन बॉडी के सारे अंगों तक, सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो ये सब काम कौन करता है, तो ये काम करता है हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, तो इसेंशियल जो भी मटेरियल्स हैं, अब पूछोगे कि इसमें इसेंशियल मटेरियल में क्या क्या आएगा, इसेंशियल मटेरियल में ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, ये सब क्या है, इसेंशियल मटेरियल्स हैं। अब इन इसेंशियल मटेरियल्स का को बॉडी में जो सर्कुलेट करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, जो भी आवश्यक पदार्थ है, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे चीज, ठीक है, उन्हीं का परिवहन क्या कहलाता है, तो परिसंचरण कहलाता है। समझ में आया, क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑफ द बॉडी अकर्स बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेशन का पूरा काम है, इस काम को कौन करता है, तो ब्लड करता है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन विथ pH 7.4। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। रक्त एक कोलाइडी विलयन है जिसका pH 7.4 होता है, जिसका pH 7.4 होता है। अब देखो ब्लड में क्या लिखा है, हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम किसकी सहायता से कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड। पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन करना है वो कौन करेगा, हम लोग के बॉडी में ब्लड करेगा। तो ब्लड को क्या लिखा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। अब नाम देख करके देखो, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू जैसे ही देख रहे हो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू काम क्या करेगा, तो जितने भी हम लोग के बॉडी में सेल हैं उन सारे सेल को यह क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम याद रखोगे, यह कोशिकाओं को जोड़ता है।
और अंगों का निर्माण करता है। ऑर्गन्स फॉर्म होंगे तो किसकी सहायता से होंगे? कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से होंगे। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कनेक्ट सेल एंड फॉर्म एन ऑर्गन। क्लियर ना? तो कनेक्टिव टिश्यू जितने सारे होते हैं हम लोगों के बॉडी में, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। जितने सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी कैसे हैं? सॉलिड हैं। और ब्लड इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड या लिक्विड होता है, लेकिन बॉडी को कनेक्ट किए हुए है। सारे शरीर में लंग्स से एयर को ले जाना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ब्लड ले जाएगा। माइक्रोविलाई से ग्लूकोज को ले जाना है, कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड ही केवल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बाद बाकी सारे के सारे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। ठीक है? ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन में यह कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जिसे फिल्टर पेपर से आप छान नहीं सकते हैं। ठीक है? दिस सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी फिल्टर बाय फिल्टर पेपर आर कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर ना? जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता है उस सॉल्यूशन को कहा जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे इंक है, उसको आप फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। दूध है, उसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही ब्लड को भी फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लड में जैसे ही तुम देखोगे कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन कभी भी कहीं भी बनेगा तो वहां पर दो चीजें होनी आवश्यक हैं। एक क्या होना आवश्यक है? सॉल्यूट। और एक क्या होना आवश्यक है? सॉल्वेंट। तो जहां कहीं भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? विलायक। इसको क्या कहेंगे? विलायक। सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ, इसको कहेंगे विलेय। विलेय। और इसे क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है? तो जहां कहीं भी ये दोनों होगा तब जाकर के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है? तो ब्लड में भी कहीं ना कहीं ये दोनों हैं, तब ना ब्लड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहला कैसा विलयन? कोलोइडल। इसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हो। अब ब्लड में सॉल्यूट जो होता है, उस सॉल्यूट के फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो तीन चीजें। ब्लड में होता है आरबीसी, ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी, ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। ठीक है? इन सबको आप क्या कह सकते हो? सॉल्यूट कह सकते हो। अब ब्लड के अंदर अगर सॉल्वेंट पूछोगे तो हम लोगों के ब्लड में जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो हो गया वो किस रूप में रहता है? सॉल्वेंट के रूप में। और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होंगे वो किस रूप में होंगे? सॉल्यूट के रूप में होंगे। क्लियर ना? चलिए, हो गया। तो ब्लड में सॉल्यूट में क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। यानी यह कैसा होगा? बेसिक। रक्त कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। ठीक है? पीएच 7 से कम होता है पदार्थ का तो वो क्या होता है? अम्लीय। पीएच 7 होता है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक। तो ब्लड कैसा होगा? बेसिक होगा, क्षारीय होगा। हो गया? अब एक चीज और यहां देखोगे, ब्लड में एक और चीज क्या लिखा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी लिक्विड। तो अगर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू आपको याद रखना है तो दो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू का नाम आपको याद रखना है। ठीक है? एक नाम याद रखोगे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन का, और दूसरा नाम याद रखोगे लिगामेंट का, और एक और नाम याद कर लो ना, सेलेक्सर। तीन टिश्यू का नाम आपको सॉलिड में याद रखना है। इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? यानी ठोस संयोजी ऊतक। टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर। टेंडन, लिगामेंट और सेलेक्सर। देखो, टेंडन जो होता है किसको कनेक्ट करता है? बोन प्लस मसल्स को। लिगामेंट बोन को बोन से, बोन प्लस बोन। और सेलेक्सर मसल्स को मसल्स से।
हो गया, याद रहेगा। टेंडन किसे करेगा? बोन को मसल से, लिगामेंट बोन को बोन से, फ्लेक्सर मसल्स को मसल से। टेंडन और लिगामेंट को याद करने का एक तरीका याद कर सकते हो, पहले भी हमने आपको बताया था, एक होता है बम्टी और दूसरा बबली। तो बम्टी बबली याद रहेगा तो टेंडन लिगामेंट में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ बम्टी बबली से देखो, बी का मतलब यहाँ क्या है? बोन। बी मतलब बोन, एम मतलब मसल्स, टी मतलब टेंडन। यानी जो हम लोगों के बॉडी में बोन को मसल्स से जोड़े वह कौन होगा? टेंडन होगा। और यहाँ बी का मतलब बोन, फिर बी का मतलब बोन, और एल आई का मतलब लिगामेंट। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, बम्टी बबली याद रहेगा तो टेंडन लिगामेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? चलो, और सेलेक्सर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मसल्स को मसल्स से जोड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, में इसको क्या कहेंगे? रक्त के निम्न घटक हैं। रक्त के निम्न घटक हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर। रक्त के निम्न घटक हैं। पहला लिखिएगा ब्लड प्लाज्मा, पहला लिखिएगा ब्लड प्लाज्मा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? रक्त प्लाज्मा। डैश देकर के इसमें लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट। इसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, इसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, इसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज 55% ऑफ टोटल ब्लड। इट इज 55% ऑफ टोटल ब्लड। यह कुल रक्त का, यह कुल रक्त का 55% होता है। यह कुल रक्त का 55% होता है। 55% ऑफ टोटल ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, प्लाज्मा कॉन्टेन, प्लाज्मा कॉन्टेन 90% वाटर, 7% प्रोटीन एंड remain 3% of ऑर्गेनिक सॉल्ट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्लाज्मा में, प्लाज्मा में 90% जल, प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, और शेष 3%, और शेष 3% कार्बनिक लवण, शेष 3% कार्बनिक लवण पाया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्लाज्मा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लेना इम्यून सिस्टम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा
लसिका तंत्र, प्लाज्मा लसिका तंत्र, लसिका तंत्र ब्रैकेट में लिख लेना लिम्फेटिक सिस्टम, प्लाज्मा लसिका तंत्र ब्रैकेट में लिख लेना लिम्फेटिक सिस्टम के निर्माण में, लिम्फेटिक सिस्टम के निर्माण में मदद करता है, प्लाज्मा लिम्फेटिक सिस्टम के निर्माण में मदद करता है। एक और पॉइंट लिख लेना, स्टडी ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड serology. It helps in diagnosis of or test of various डिजीज। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रक्त प्लाज्मा के अध्ययन को, रक्त प्लाज्मा के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं, रक्त प्लाज्मा के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। यह सेरोलॉजी कहते हैं, यह विभिन्न रोगों के परीक्षण में, विभिन्न रोगों के परीक्षण में मदद करता है, विभिन्न रोगों के परीक्षण में मदद करता है। हो गया। अब इसमें ध्यान दोगे, देखो ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या है आपका, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है। किसमें आ जाएगा? सॉल्वेंट में। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों किसके अंदर पाए जाएंगे? प्लाज्मा में। अब हम लोगों का ब्लड जो है वो लिक्विड क्यों दिखाई देता है? तो आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है या प्लेटलेट्स है, ये तीनों कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों सॉलिड हैं। ब्लड का केवल लिक्विड भाग कौन सा है? तो प्लाज्मा है। समझ में आ रहा है? ब्लड का लिक्विड भाग केवल प्लाज्मा है, बाद बाकी तीनों ठोस होते हैं। अगर प्लाज्मा नहीं रहे तो ब्लड हम लोगों को फ्लो होता हुआ, बहता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। तो प्लाज्मा को हम लोग एक टर्म देते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर क्या मतलब है? लिम्फ किसे कहते हैं? तो हम लोगों के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, उस इम्यून सिस्टम को क्या कहा जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। बीमारियों से बचाने की जो प्रणाली है शरीर की, वो कौन सी है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसी को रोग प्रतिरोधक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इम्यून सिस्टम। तो हम लोग का इम्यून सिस्टम कौन है? ब्लड प्लाज्मा है। इसलिए प्लाज्मा को क्या बोला गया? लिम्फोसाइट्स। साइट्स मतलब होता है सेल। देखो यहाँ साइट्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? सेल। और लिम्फो का मतलब क्या हो जाएगा? लसिका, लिम्फ। तो लिम्फ बनाने का यह काम करता है, इसलिए इसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब प्लाज्मा जो है यह टोटल ब्लड का कितना है? 55%। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का अमाउंट कितना होता है? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना है? 5 से 6 लीटर। तो 6 लीटर ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी है? लगभग 55% प्लाज्मा है। ठीक है, बच गया कितना? 45%। तो 45% में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों आ जाएगा। और 55% केवल क्या मिलेगा आपको? प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा में 55%, इस प्लाज्मा में पानी कितना होता है? तो 90%। इसीलिए ब्लड कैसा दिखता है? लिक्विड। ठीक है, 55% प्लाज्मा में 90% क्या है? पानी है। 7% क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन में बेसिकली एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ग्लोबुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये दो प्रोटीन इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। ठीक है, 3% इसमें और क्या मिलेगा आपको? ऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगा प्लाज्मा में। क्लियर है? तो तीनों मिलाकर के आपका 100% हो गया। उसके बाद है प्लाज्मा क्या बनाने में? तो लिम्फेटिक सिस्टम बनाने में मदद करेगा। ब्लड प्लाज्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी। अब डॉक्टर से कभी ब्लड चेक कराने जाओगे तो एक सिरिंज ब्लड निकालेगा और ब्लड को कहाँ रखेगा? टेस्ट ट्यूब में। और फिर जब टेस्ट ट्यूब में रखा, ब्लड निकाला, मतलब क्या निकाला? वो सॉल्यूशन। ब्लड क्या है? सॉल्यूशन है। फिर उसको क्या करेगा? वो रखेगा अपना, एक उसका मशीन होता है जो बहुत तेजी से क्या करता है? घूमता है। उसमें अलग अलग बने होते हैं स्टैंड जैसे, उसमें उसको रख देगा वो टेस्ट ट्यूब को जिसमें ब्लड है। फिर ऊपर से टेस्ट ट्यूब में कैप लगा देगा और फिर वो मशीन जो होता है बहुत तेजी से क्या करता है? घूमता है।
और जब वो बहुत तेजी से घूमे, इंक्यूबेटर होता है, फिर एक और मशीन होता है। तो इंक्यूबेटर में तो रखा जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। फिर वो मशीन क्या करेगा, बहुत तेजी से क्या करता है, घूमता है। तो वो टेस्ट ट्यूब भी उसी के साथ घूम रहा है। तो जब वो घूमता है, तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब मान लो है इस तरीके का, ये कैप लगा दिया, और इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें भरा हुआ है ब्लड। ठीक है, इसमें पूरा यहाँ तक क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। ये सब पूरा का पूरा क्या है, यहाँ ब्लड है। ठीक है, अब जैसे ही ये मशीन क्या करेगा, घूमेगा, तो इसके अंदर ये सॉल्वेंट में से प्लाज्मा जो होगा, वो प्लाज्मा कहाँ चला आएगा, प्लाज्मा आ जाएगा ऊपर में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना दूर में प्लाज्मा। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जो भी पैथोजेंस के चलते शरीर बीमार हुआ है, जैसे मान लो किसी को टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, तो टाइफाइड का जांच जो डॉक्टर लिखेगा, जांच आपसे में क्या लिख देगा, बोलेगा कि विडाल टेस्ट करा के आओ। टाइफाइड की जांच का क्या नाम है, विडाल। कहेगा कि विडाल टेस्ट करा करके आइए। आप जाएंगे विडाल टेस्ट कराने, तो ब्लड निकालेगा, और ब्लड को जैसे उस मशीन में वो घुमाएगा, तो ये प्लाज्मा जो ऊपर आ गया है, इसी प्लाज्मा के अंदर में ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, वो इसी प्लाज्मा में रहेगा। और इसी से पता कर लिया जाएगा कि कौन सी बीमारी से व्यक्ति पीड़ित है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेरोलॉजी, या फिर इस प्लाज्मा को हम लोग सीरम भी कहते हैं, ब्लड सीरम भी कहते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस और टेस्ट ऑफ वेरियस डिजीज। किसी भी रोग के परीक्षण में यह क्या करता है, मदद करता है। समझ में आया। चलिए दूसरा लिखिएगा, आरबीसी। प्लाज्मा के बाद सेकंड लिखेंगे आरबीसी। इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, इसमें डैश दे करके लिखेंगे। इट इज also called erythrocytes. It is also called erythrocytes. It is also called erythrocytes. दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हिंदी वाले सेम लिख लीजिए, इसे इरिथ्रोसाइट्स, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट कॉन्टेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट, so it appear red। इनमें इनमें हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे यह लाल दिखाई देते हैं, जिससे यह लाल दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, 100 ml ब्लड contain 12 to 17 ग्राम हीमोग्लोबिन। प्रति 100 ml रक्त में, प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 17 ग्राम, 12 से 17 ग्राम होती है, 12 से 17 ग्राम होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आरबीसी, ब्रैकेट में लिखना है हीमोग्लोबिन हेल्प टू कैरी O2, CO2 एंड ग्लूकोज।
हिंदी वाले लोग लिखेंगे आरबीसी, आरबीसी ऑक्सीजन, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्लूकोज, एवं ग्लूकोज के वहन में, के वहन में, वहन माने ढोने में, वहन में मदद करता है, वहन में मदद करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, एनीमिया डिजीज कॉज्ड। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रक्त में, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, एनीमिया हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, एनीमिया हिंदी में कहेंगे रक्त अल्पता, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस is absent in mammalian RBC। हिंदी वाले लोग लिखेंगे स्तनधारी जीवों के रक्त में, स्तनधारी जीवों के आरबीसी में, स्तनधारी जीवों के आरबीसी में न्यूक्लियस, स्तनधारी जीवों के आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। स्तनधारी जीवों के आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज, सॉरी, द शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव। आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार द्विफोकसी, आरबीसी का आकार द्विफोकसी, ब्रैकेट में लिख लेना बाइकनकेव, बाइकनकेव होता है, द्विफोकसी बाइकनकेव होता है। एक और पॉइंट लिखना, द लाइफ स्पैन ऑफ, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। इसकी जीवन अवधि, इसकी जीवन अवधि 120 दिन, इसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है, 120 दिन होती है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म इन ओन मैरो एंड becomes dead into spleen। इसका निर्माण, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ब्रैकेट में लिखना बोन मैरो, बोन मैरो, इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, में होता है। तथा यह, तथा यह प्लीहा, प्लीहा आधा प लीहा, प्लीहा ब्रैकेट में लिख लेना स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन, तथा यह प्लीहा में आकर, तथा यह प्लीहा में आकर मृत हो जाती है, प्लीहा में आकर
मृत हो जाती है, प्लीहा में आकर मृत हो जाती है। एक और पॉइंट लिखिएगा, एट हाइट आरबीसी काउंट, एट हाइट आरबीसी काउंट increase, it is in male than females। हिंदी वाले लोग लिखेंगे ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है तथा दुर्घटना के समय, तथा दुर्घटना के समय भी इसकी संख्या में, दुर्घटना के समय भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, दुर्घटना के समय भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, कॉमा महिलाओं की तुलना में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आरबीसी, पुरुषों में आरबीसी अधिक होता है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आरबीसी अधिक होता है, अधिक होता है। एक और पॉइंट लिखना, इट इज $50,000 to $55,000 in per cubic mm blood। यह प्रति घन रक्त में, प्रति घन रक्त में 50 से 55,000 प्रति घन रक्त में, प्रति घन रक्त में 50 से 55,000 होता है, होता है, प्रति घन रक्त में 50 से 55% होता है। हो गया, इसको देख लो एक बार फटाफट। देखो आरबीसी जो है, इस आरबीसी को जितना भी ये सब क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा को क्या लिखा था, लिम्फोसाइट्स। ब्लड चेक वगैरह कराने जाइएगा ना, तो वहां पर आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब नहीं लिखा रहता है। रिपोर्ट में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? इरिथ्रो का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल, ठीक है। और साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल, कोशिका। हम लोगों के शरीर की इकलौती ऐसी कोशिका होती है जो कैसी होती है, रंगीन होती है, कलरफुल होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। समझ में आया? इरिथ्रो का मतलब क्या है, रंगीन। अब ब्लड में से केवल आरबीसी को तुम हटा दो तो ब्लड हमें लोगों को कैसा दिखेगा, रंगीन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ब्लड में अगर आरबीसी नहीं रहे तो डब्ल्यूबीसी का कोई कलर होता है? नहीं होता है। प्लेटलेट्स का होता है? नहीं होता है। प्लाज्मा का होता है? नहीं होता है। तो रक्त हमें लाल दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो चूंकि यह रंगीन होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। समझ में आया? इसमें कौन सा पिगमेंट मिलेगा, हीमोग्लोबिन। इस कारण से यह लाल दिखाई देता है। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 17 ग्राम। आरबीसी जो होता है उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, देखो क्वेश्चन पूछता है कि रक्त में मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, इसका परिवहन कौन करेगा? तो परिवहन कौन करेगा, तो ऑप्शन में हम लोग टिक करते हैं क्या, ब्लड करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए मानव शरीर में रक्त में मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का परिवहन कौन करेगा, और ऑप्शन में दिए हुए रहे मान लो क्या, ब्लड दिया हुआ रहे, आरबीसी रहे, डब्ल्यूबीसी रहे, प्लेटलेट्स रहे, प्लाज्मा रहे, तब किसे टिक करोगे, किसे करोगे, आरबीसी। ब्लड का यह पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इन चीजों को क्या करता है, कैरी करता है। पूरा ब्लड नहीं कैरी करेगा, केवल कौन करेगा उसमें, आरबीसी करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों का वेन है, आर्टरीज है और ब्लड कैपिलरीज है, कुछ भी है, धमनी सिरा रक्त केशिका मान लो। अब इसमें क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। धमनी सिरा में ही ना ब्लड फ्लो होता है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में मान लो यहाँ पर यह क्या है? आरबीसी। आरबीसी है तो लाल रंग से इसको बना देते हैं। मान लो यह क्या हो गया? आरबीसी। यहाँ मान लीजिए क्या हो गया आपका? डब्ल्यूबीसी। और एक और इरेगुलर शेप में आपको क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स। ये तीनों फ्लो हो रहे हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज जो है वो उसको केवल और केवल कैरी कौन किए हुए है? ऑक्सीजन। ये कैरी कौन किए हुए है? आरबीसी। ठीक है, ऑक्सीजन ये सब डब्ल्यूबीसी में भी नहीं है, प्लेटलेट्स में भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है आरबीसी या हीमोग्लोबिन हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। हीमोग्लोबिन, एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है, मानव शरीर में जो लौह कण है उस लौह कण को क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? आयरन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन पिगमेंट होता है, लौह वर्णक होता है। ठीक है, आयरन होता है ये। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में रक्त की कमी है, तो रक्त की कमी जैसे ही सुनोगे तो ये मत समझना कि 5 से 6 लीटर खून कम होगा। स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खून की कमी का मतलब क्या? खून में से हीमोग्लोबिन नहीं है केवल। खून की कमी का मतलब खून नहीं कम है, खून में क्या कम है? हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आयरन खाइए। तो आयरन खाइए मतलब जिस जो आयरन रिच सप्लीमेंट है उसको खाइए, पालक का साग खाइए, केला खाइए, उसमें आयरन ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन पिगमेंट है। यह क्या काम करेगा? इन चीजों के परिवहन में मदद करेगा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो जो बीमारी प्रभावित करेगी उस बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। कौन सी बीमारी? एनीमिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रक्त अल्पता। एनीमिया मतलब खून की कमी नहीं, एनीमिया मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। अब ये जरूरी नहीं है कि एनीमिया केवल हीमोग्लोबिन की कमी से ही हो, एनीमिया के और भी कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है विटामिन B3 और विटामिन B6, ये दो शरीर में हम लोगों के कम होते हैं, फिर भी कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। विटामिन B3 और विटामिन B6 इनकी भी कमी से क्या होता है? एनीमिया। और एनीमिया का एक और कारण है, कौन सा एसिड? तो हम लोगों के ब्लड में यदि फॉलिक एसिड कम हो जाए, ठीक है, फॉलिक एसिड भी कम हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। तो एनीमिया के मुख्य रूप से कितने कारण है? 3 कारण है। विटामिन B3 B6 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी। इन तीनों से एनीमिया बीमारी हो सकता है। क्लियर? अब एनीमिया डैमेज कैसे करेगा? एनीमिया में खून का कमी नहीं है, एनीमिया डैमेज किसी को कैसे करेगा? कैसे डैमेज करेगा? उसके शरीर के कोशिका में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रॉपर जाएगा ही नहीं, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? सेल डेड करेगा, वीकनेस रहेगा, ये सब समस्या आएगी। चलिए, तो यहां तक हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। ह्यूमन बॉडी जो है, हम लोग अगर पूछे कि हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो आप कहोगे कि सर हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म में आएंगे? यूकैरियोटिक। हम लोग प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं जी? ये समझाए थे ना आप लोगों को, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के सेल में न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस और यू का मतलब ट्रू, यानी वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। और वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो हम लोगों के चूंकि सेल में न्यूक्लियस है इसलिए हम लोग कैसे जीव के अंतर्गत आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। अब यूकैरियोटिक का मतलब हम लोगों के बॉडी के सारे सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन हम लोगों के रक्त शरीर में केवल इकलौता सेल कौन है? आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो याद रखना है, न्यूक्लियस, आरबीसी इज एक्सेप्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन मैमल्स। मैमल्स के सेल में आरबीसी क्या है? एक्सेप्शन है। बाकी सारे सेल में, जैसे आपको याद होगा हमने बताया था, प्लांट भी यूकैरियोटिक है, उसके सारे सेल में न्यूक्लियस है, किसे छोड़ के? सीब ट्यूब। बताया था ना, प्लांट के फ्लोएम में होता है सीब ट्यूब, उस सीब ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, बाद बाकी सारे जगह पर है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में सारे सेल में न्यूक्लियस है, किसे छोड़ करके? आरबीसी के। तो जितने सारे मैमल्स हैं, मैमल्स किसे कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता, बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो सारे मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन फिर यहां पर आपको 2 अपवाद याद रखना पड़ेगा। एक अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा क्या? कैमल। और एक अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा लामा।
कैमल और लामा ये दो ऐसे मैमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाद बाकी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, इसको लिख लीजिए, याद रखना है। कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लिख लो। कैमल और लामा, कैमल माने ऊंट, लामा माने भेड़, ठीक है। ऊंट और भेड़ के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जबकि अन्य स्तनधारियों में नहीं, जबकि अन्य स्तनधारियों में नहीं। हो गया, ठीक है। चलिए, तो याद रहेगा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, किसे छोड़ के, कैमल और लामा को। उसके बाद है दी शेप ऑफ आरबीसी इज बाई कनकेव, इसका शेप कैसा होगा, बाई कनकेव शेप का होगा। जीवन अवधि कितने दिनों की, 120 दिन मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे 100 दिन में भी खत्म हो जाता है, 100 to 120, मैक्सिमम लिखा गया है 120, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद क्या है, इट इज फॉर्म इन बोन मैरो, बनेगा कहां पर, यह बोन मैरो में। बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। हड्डी के बीच की जो खोखला स्थान होता है ना, हड्डी के बीच में जो खोखला स्थान कैविटी होता है, उसी में यह क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है। बोन मैरो हम लोगों के शरीर में मुख्य रूप से 3 जगह पर है। एक हम लोगों के रिब केज में है, यहाँ पर ये जो रिब्स है ना, तो रिब केज में दोनों साइड पसलियां हैं, पसलियों में बीच में एगो हड्डी यहाँ पर है, इस हड्डी को क्या बोला जाता है, स्टर्नम। क्या बोला जाता है, स्टर्नम। तो वहां पर आपको मिल जाएगा क्या, बोन मैरो। एक बोन मैरो कहाँ मिल जाएगा, कमर में। एक बोन मैरो कहाँ मिल जाएगा, घुटने में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारी हड्डियों में क्या तैयार होता है, तो आरबीसी जो होता है वो तैयार होता है, आरबीसी बनता है। और यह आरबीसी मरेगा कहाँ जाकर के, स्प्लीन में। स्प्लीन माने प्लीहा, प्लीहा पाया कहाँ पर जाता है, तो पैनक्रियाज के बगल में एक छोटा सा बैग जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं स्प्लीन। इसलिए इस स्प्लीन को एक और शब्द से जाना जाता है, स्प्लीन को ही कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। इसी प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। हिंदी में प्लीहा भी लिखा रहता है, तिल्ली भी लिखा रहता है, ती आधा ल ली, तिल्ली। बुझा गया, नहीं बुझाया, याद होते जा रहा है ना। हाँ, पूरा एकदम क्लास में याद कर लेना है, घर पे कॉपी वॉपी खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ चपे तो कॉपी यहीं खोलो, एक कॉपी यहीं बंद हो और यहीं खुले, कहानी बस की तरह सुनते जाओ, याद हो जाएगा। समझ में आया, खूब मन करे तो साइंस क्लास में पढ़ लेने के बाद 5-10 मिनट पढ़िएगा घर पे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आरबीसी बनेगा बोन मैरो में, मरेगा कहाँ, स्प्लीन में, तिल्ली में जाकर के यह क्या होगा, डेड होगा। 2 पॉइंट और है, आरबीसी की संख्या जब हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, हाइट पर, ऊंचाई पर जाने मतलब पहाड़ वहाड़ पर चढ़ाई करो, तो पहाड़ पर चढ़ाई करोगे तो ऊपर में क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो ऊपर में ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, तो एटीपी का निर्माण क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो तुरंत हम लोगों का आरबीसी क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ताकि सारे सेल तक वो शरीर में जो उपलब्ध ऑक्सीजन उसको पहुंचा दे, ठीक है। तो याद रखना, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आरबीसी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और दुर्घटना के समय भी, एक्सीडेंट वगैरह होगा उस समय भी आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, 3 स्थितियों में बढ़ेगी। आरबीसी का काउंट कितना हो जाएगा, 50 से 55,000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड में। 1 क्यूबिक एमएम ब्लड में आरबीसी जो होगा वो इतना मिलेगा, 50 से 55,000 आरबीसी मिलेगा, ठीक है। चलो डब्ल्यूबीसी लिख लो, सेकेंड लिखना है डब्ल्यूबीसी। तीसरा डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, न्यूक्लियस इज
प्रेजेंट इन WBC। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, द शेप ऑफ WBC इज राउंड। इसका आकार, यह गोलाकार होता है। यह गोलाकार होता है। यह गोलाकार होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इम्यूनिटी बूस्टर। इसे मानव शरीर का सैनिक, इसे मानव शरीर का सैनिक तथा इम्यूनिटी बूस्टर, इसे मानव शरीर का सैनिक तथा इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। कहा जाता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC is 2 to 5 days। इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की, इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की होती है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, न्यूट्रोफिल्स is more than about 60%, bracket में about 60%, neutrophils is more than other components in WBC। WBC में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की, WBC में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। WBC में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स की होती है। ब्रैकेट में लिख लेना, लगभग 60%, लगभग 60%। एक और पॉइंट लिखना, lymphocytes present in WBC which protect us from various disease। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, WBC में मौजूद लिम्फोसाइट्स बीमारी और संक्रमण से बचाने का कार्य, WBC में मौजूद लिम्फोसाइट्स बीमारी और संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। WBC में मौजूद लिम्फोसाइट्स बीमारी और संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट इज 8,000 in
पर क्यूबिक ब्लड। इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 5000 से 8000 तक, 5000 से 8000 तक होती है, 5000 से 8000 तक होती है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा एड्स, ब्रैकेट में लिख लेना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम caused by HIV, ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, which belongs from retrovirus family. It affects on WBC and patient lost their immunity ड्यू टू एड्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एड्स, हिंदी वाले लोग लिखेंगे एड्स, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स लिखना, फिर इसका फुल फॉर्म लिख लेना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हो गया? यह उसके आगे कंटिन्यू करिए, यह HIV, यह HIV ब्रैकेट में फुल फॉर्म उसका लिख लीजिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। के कारण होता है कॉमा HIV वायरस, HIV रेट्रोवायरस कुल का सदस्य है। HIV वायरस रेट्रोवायरस कुल का सदस्य है। यह WBC को प्रभावित करता है, यह WBC को प्रभावित करता है, जिससे रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। हो गया? चलो इसको देख लो फटाफट। देखो WBC जो है इसे क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या होता है बताओ? ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ठीक है? ल्यूको मतलब कलरलेस, और साइट्स का मतलब क्या हो जाएगा? सेल। वैसा सेल जो रंगहीन है उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। तो WBC कैसा है? WBC मतलब W माने व्हाइट मत समझ जाना कि सफेद रंग का होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। समझ में आ रहा है? जैसे पानी का रंग अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे? सफेद होता है। पानी कैसा होता है? कलरलेस होता है। पानी के बारे में 3 चीजें, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, ये तीनों क्या है? पानी के लक्षण है। वैसे ही WBC का मतलब व्हाइट नहीं, WBC कैसा होगा? कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, ठीक है?
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा, जैसा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा? राउंड शेप, गोलाकार होगा यह। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसको? सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का इसे क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं, सोल्जर कहते हैं, ठीक है। क्यों सोल्जर कहते हैं? क्योंकि यह हम लोगों के शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है। एंड इम्यूनिटी बूस्टर, इसको ध्यान से समझना, इट इज नॉट इम्यून सिस्टम, इट इज ओनली इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। इम्यून सिस्टम हम लोग का कौन है? प्लाज्मा। इम्यून सिस्टम कौन था? प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा को बनाता कौन है? डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा बनाएगा कौन? डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे? इम्यूनिटी बूस्टर, यानी प्लाज्मा को यह मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो यह मानव शरीर का सैनिक है और इम्यूनिटी बूस्टर है। इसकी जीवन अवधि कितने दिनों की? 2 से 5 दिनों की इसकी जीवन अवधि हो जाएगी। अब डब्ल्यूबीसी के कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। उन पार्ट्स का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 60% होता है, ठीक है। और इस डब्ल्यूबीसी में ही एक और कंपोनेंट इसका पाया जाता है, कौन सा? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या काम करता है? हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग रोगों से। यह क्या करता है? बचाने का काम करता है, ठीक है। इट इज, अगर पूछा जाए आपसे कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात बताओ, तो याद रखना है 1:600, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है। कितना? 1:600। यानी डब्ल्यूबीसी कितना है? 1 और आरबीसी कितना? 600। तो इट इज 500 to 5000 to 8000 इन पर क्यूबिक mm ब्लड। उसके बाद क्या है? एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? एड्स। तो एड्स डिजीज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, और एक और डिजीज होता है उसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो डिजीज के कितने टाइप हैं? 2, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब होता है उपार्जित, और कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, ठीक ना। वैसा रोग जो किसी को जन्म के बाद होता है उसको क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड। और वैसा डिजीज जो जन्म के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। तो एड्स कैसा डिजीज है? जन्म के बाद होता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? एक्वायर्ड। इम्यून जैसे ही देखा तुरंत दिमाग में तुम्हारे क्या आ जाएगा? डब्ल्यूबीसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कम करना, और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कारक। तो एड्स के फुल फॉर्म में उसका पूरा का पूरा मतलब जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। वैसा रोग जो जन्म के बाद होगा, डब्ल्यूबीसी को कम कर देगा, उसी को क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है, ठीक है। एड्स किससे होता है? तो वायरस से। वायरस का नाम एचआईवी। एचआईवी वायरस है, बीमारी का नाम एड्स है। तो एचआईवी वायरस का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी को घटाने वाला वायरस। यह वायरस किस वायरस के फैमिली का है? तो याद रखोगे, फैमिली का नाम क्या है इसका? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वायरस का सबसे खतरनाक ग्रुप है, समझ गया ना। और रेट्रोवायरस जो है इसके फैमिली के 3 मेंबर हैं। एक मेंबर है इसका एचआईवी, दूसरा मेंबर है इसका टीएमवी, और तीसरा मेंबर है इसका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ठीक है। रेट्रोवायरस फैमिली के कितने सदस्य हैं? 3, एचआईवी, टीएमवी और इन्फ्लुएंजा। एचआईवी से एड्स डिजीज। टीएमवी सबसे पहला वायरस खोजा जब गया था तो किस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी? इवानोवस्की ने। ये आगे लिखाएंगे, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इवानोवस्की ने। और सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था? टीएमवी। समझ में आया? सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था? टीएमवी। किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। और ये टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस। यह वायरस तंबाकू के फसल में लगता है और तंबाकू को नष्ट कर देता है। खैनी समझते हो? तंबाकू, उसमें लगने वाला वायरस है। और तीसरा वायरस कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू का। H5N1, H1N1, ये 2 वायरस हैं। H5N1 और दूसरा है H1N1, ये दोनों किस में आते हैं? इन्फ्लुएंजा। और यह तीनों वायरस किस वायरस के फैमिली के हैं? रेट्रोवायरस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, HIV बिलोंग्स फ्रॉम रेट्रोवायरस फैमिली, इट इफेक्ट्स ऑन डब्ल्यूबीसी। किस पर प्रभाव डालेगा यह? डब्ल्यूबीसी पर। और डब्ल्यूबीसी पर जब यह प्रभाव डालेगा तो इसके कारण जो रोगी होगा, जो पेशेंट होगा, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और व्यक्ति क्या हो जाएगा? एड्स से नहीं मरेगा, किसी और बीमारी से मर जाएगा। कोई भी बीमारी उसको होगी तो ठीक ही नहीं होगी, उसकी इम्यून खत्म, तो बीमारी से थोड़े ना बच पाएगा वो।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, 3 से होता नहीं है, 3 उसके सदस्य हैं। हाँ। लगभग केस में, कुछ में रिकवर होता है, स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू में रिकवर होता है, स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू में। संक्रमित माँ से उसके बच्चे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो जन्म के बाद, पहले नहीं। माँ अगर संक्रमित है तो बच्चे को बचाया जा सकता है, अगर डॉक्टरी देख रेख में किया जाए ना। तो ये फैलता है किससे? प्लासेंटा के थ्रू। संक्रमित माँ से उसके बच्चे में कैसे आएगा? प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा के संक्रमण से बच्चे को बचाया जा सकता है। दोनों करे तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा को कैसे जन्मजात हो जाएगा? अगर डॉक्टरी देख रेख में बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो वह संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर माँ पिता संक्रमित है तो बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर इसके आगे प्लेटलेट्स और अगले क्लास में किया जाएगा। इतना रिवाइज करके आइएगा।